हे भगवान, आज तो कितनी जोर की धूप है। काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अरे रुकिए जी, मैं खाना लेकर आ गई हूँ। आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद अरे ये क्या, घरे में तो पानी ही नहीं है। हाँ सुनीता, घरे में तो पानी ही नहीं है। मैं अभी नदी से पानी ले आती हूँ। इतना बोल के सुनीता घड़े को उठा के नदी की ओर चल देता है। नदी के इस निर्मल जल को देखकर तो मन ही नहीं भरता। चलो मैं जल्दी से पानी भर लेती हूँ। इधर मदन खाना खाने के बाद बैठा हुआ सोच रहा था। मेरी कारण सुनीता को भरी दोपहरी में खेत पर आना पड़ता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं, जल्दी से पानी पिला दो। हाँ ये लीजिए। नहीं सुनीता, तुम्हारे हाथ में तो जैसे कोई जादू है। तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। पर आप फिर भी उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में लेकिन क्या? मेरे कारण इतनी तेज धूप में तुम्हें खेत पर आना पड़ता है। पर मुझे इसमें कुछ भी कष्ट नहीं होता। पर जो खेत में कभी काम नहीं करते हैं वो भी तो अपना जीवन आसानी से जीते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भैया से बात करने वाला हूँ ताकि थोड़े दिन वो खेती संभाले और मैं उनका काम करूँगा। पर आप उनका काम कैसे करेंगे? क्यों? उसे करने में क्या कठिनाई है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जानती हूँ, लेकिन क्या आप मुखियागिरी कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुखियागिरी करो और बड़े भैया खेतों में काम करेंगे। एक बार कोशिश तो कर लेता हूँ। नहीं कर पाया तो वापस खेती कर लूंगा। हाँ ये ठीक है। यदि पता नहीं है तो पता भी हो जाएगा। अरे मुखिया बनना इतना कठिन भी नहीं है, बस सिर पर पगड़ी बांध लो, बन जाओ मुखिया जी। अरे इस कार्य को जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है ये। मैं भैया से इसके बारे में बात करूंगा। अगले दिन क्या तुम मुखियागिरी करोगे? जी भैया, मैं इतने दिनों से खेत में काम करता आया हूँ और आप मुखियागिरी। अब आप कुछ दिन खेतों में काम करें और मैं मुखियागिरी करूंगा। मदन, मुखियागिरी करना इतना आसान नहीं है। तुम इस कार्य को नहीं कर पाओगे। लेकिन भैया, हर कार्य करने से ही आता है। आप मुझे एक मौका दें। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कल से तुम मुखियागिरी करना और मैं खेतों में काम करूंगा। अगली सुबह होते ही मदन बन ठन कर हाथ में एक लाठी लेके नगर की ओर निकल पड़ता है। अरे वाह मुखिया, बनना तो कितना आसान और आरामदायक है। बस दिन भर इधर उधर घूमते रहो। मदन चलते चलते गांव पहुंचता है। अरे ओ भाई, तुम कौन हो? तुम तो मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। अरे ये कैसी औरत है जो मुझे जाना पहचाना बता रही है? अरे क्या हुआ? आखिर तुम कौन हो? मैं कलानगर का मुखिया मदन हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मुखिया जी हो। परंतु तुम तो कहीं से भी मुखिया नहीं लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं एक मुखिया ही हूँ। अच्छा, यदि तुम एक मुखिया हो तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कीमत क्या मिलेगी? ठीक है, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी। लेकिन याद रहे, यदि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे सिर पे जूते मारूंगी। मंजूर है? ये कैसी शर्त है? क्यों मुखिया जी, निकल गई सारी मुखियागिरी? अरे नहीं, मैं तुम्हारी शर्त से बिल्कुल भी नहीं घबराया। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? मुखिया जी, आप मुझे एक बात का मतलब बताओ। अकड़ी मकड़ी दुदमदार नजर उतर गई पल्ले पा, और यदि नहीं बता पाए तो जूते खाओ। अरे बाप रे, ये कैसा सवाल है? मैंने आज तक ऐसा सवाल कहीं नहीं सुना। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं, लेकिन ये कैसा सवाल है? मुखिया जी, यही सवाल है। आपको मेरी शर्त तो याद ही होगी। हाँ याद है तुम्हारी शर्त, लेकिन जरा रुको, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ लूं। अरे बाप रे, आज कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा खेतों में काम करता था। क्या हुआ मुखिया जी, लगता है आपको जूते खाने ही पड़ेंगे। हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। आइए देवी, मेरा सर हाजिर है। इतना सुनते ही वो महिला एक जूता उठाती है और खींचकर मदन के सिर पर मारती है। मुखिया जी, नहीं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हाँ जाता हूँ देवी, जाता हूँ। बड़ा आया है मुखिया बनने। आजकल कोई भी पगड़ी बांधकर मुखिया बन जाता। अब तो यह मुखिया दोबारा लौट कर नहीं आएगा। भैया मुझे नहीं करी मुखियागिरी। लेकिन मदन, क्या हुआ? मुखियागिरी तो तुम खुद करने गए थे।
अरे भैया, मुझे समझ नहीं आता कि आप मुखियागिरी करते हैं या सबके जूते खाते हैं। अरे मदन, कुछ बताओगे कि आखिर हुआ क्या है? फिर मदन सारी कहानी अपने बड़े भाई को सुनाता है। भैया, आप अपनी मुखियागिरी करें, मैं तो खेत में ही ठीक था। आखिर मेरे भाई को उसने मारा क्यों? मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। अगले ही दिन सरजू बन थनक निकलता है। वो उसी नगर में पहुंच जाता है और उसी घर के पास से गुजरता है। अरे ओ भैया, जरा मेरी बात सुनना। बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? बस वैसे ही आपके सिर पर पगड़ी देखकर आपका परिचय जानना चाहा। मैं कला नगर का मुखिया सरजू हूँ। कलानगर का एक और मुखिया आ गया। अरे आपने मुझे कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे मेरे मन में सवाल है। अच्छा, क्या है आपका सवाल? जरा मुझे भी बताइए, हो सकता है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। सवाल तो पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। बोलिए, आपकी क्या शर्त है? मेरी शर्त बस इतनी सी है कि यदि तुमने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगी, और यदि नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे सिर पर 5 जूते मारूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ, तुम्हारा क्या सवाल है? मुखिया जी, आप मुझे एक बात का मतलब बताओ। अकड़ी मकड़ी दूध हमदार, नजर उतर गई पल्ले पार। अच्छा, ये सवाल है तो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। जब मैं इस नगर में आया था तो गांव के बाहर जो जंगल है उसमें झाड़ियों के बीच नाचता हुआ कद्दू देखकर तो आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा, जरा रुकिए, आप यही बैठिए, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आना। इतना सुनते ही वो जंगल की ओर चली जाती है। तभी उस स्त्री का पति आ जाता है। अरे मुखिया जी, आप हमारे घर में यहाँ आना कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी पत्नी ने मुझे यहीं पर बैठा लिया। अच्छा ठीक है मुखिया जी। अरे भाग्यवान, जरा मुखिया जी को कुछ खिलाइए पिलाइए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी कहाँ गई? वो तो घर में ही थी। अरे भाई, थी तो घर में ही, लेकिन अभी अभी एक व्यक्ति यहाँ पर आया था। उसने आपकी पत्नी की तरफ कुछ इशारा किया तो तुम्हारी पत्नी उसके पीछे चली गई। अरे मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यदि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो गांव के पास जो जंगल है वहीं जाकर देख लीजिए। सुनते ही वो व्यक्ति तुरंत ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। आखिर सुमन किसके इशारे पर जंगल की तरफ गई है? आखिर उस मूर्ख मुखिया ने तो यही जंगल बताया था, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी कद्दू नहीं है। मुझे लगता है उन झाड़ियों के पीछे चलकर देखती हूँ। सुमन जैसे ही झाड़ियों के पीछे जाती है, तभी उसका पति उसे झाड़ियों के पीछे देख लेता है। अरे मुखिया जी तो एकदम उचित कह रहे थे। मेरी गैर मौजूदगी में ये किससे मिल रही है? आज ये दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। इतना बोलकर वो उसके पास जाता है। अरे मूर्ख, चरित्रहीन, तू इन झाड़ियों में किसको ढूंढ रही है? अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ कद्दू ढूंढने आई थी। मुझसे छल करती है। कद्दू झाड़ियों के बीज ढूंढ रही है। रुक। अरे मेरी बात तो सुनो, आपको किसने कहा कि मैं यहाँ हूँ? मुखिया ने ही तो मुझे भी तुम्हारे बारे में ये सूचना दी थी। अरे उस मुखिया ने तो मुझे भी बताया था कि इस जंगल में कद्दू है, तभी मैं इस जंगल में आई थी। इसका मतलब उस मुखिया ने ही हमको बेवकूफ बनाया है। वो वापस घर जाते हैं। मुखिया जी, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे भाई, क्षमा करना, लेकिन इसकी शुरुआत आपकी पत्नी ने ही की थी। फिर मुखिया सारी कहानी उस युवक को सुनाता है। क्यों सुमन, तुम्हारे अकड़ी मकड़ी दुधमदार नजर उतर गई पल्ले पार के प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन भविष्य में कभी भी किसी का परिहास ना उड़ाना।